नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं जंतु जगत के बारे में। और जंतु जगत का जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो वर्गीकरण में हमने देखा है कि जंतु जगत में कुल मिलाकर 11 संघ पाए जाते हैं। और ये जो 11 संघ हैं, इनमें से लगभग हम 7 संघ हैं वो पढ़ चुके हैं। और कुछ जो संघ हैं, 3 संघ आज हम पढ़ लेंगे। आज के इस वीडियो में आपको मोलस्का, उसके बाद में एकाइनोडर्मेटा और उसके बाद में हेमिकोर्डेटा, ये 3 संघ हैं, इनके बारे में देखने को मिलेगा। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो और आपके एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब सबसे पहले आज हम बात करेंगे तो संघ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मोलस्का। और जो ये मोलस्का संघ है, इसके जो जीव होते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी हम जानते हैं। जैसे आप सबने एक नाम सुना होगा जिसका नाम होता है घोंगा। आप सबने शंख देखा होगा, वो इसी संघ के जो जीव होते हैं उनके द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके अलावा जो मोती होते हैं, वो मोती जो बनते हैं ओयस्टर में, उस ओयस्टर है वो इसी संघ का क्या होता है, प्राणी होता है। तो इस संघ के जो कुछ जीव होते हैं वो भी हमारे काम में आते हैं। इसके अलावा यदि कल आपको एक बात बताई गई थी कि जो सबसे बड़ा संघ होता है वो होता है ऑर्थोपोडा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो वो होता है मोलस्का। अर्थात मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। यदि इसमें हम देखें, मोलस्का में जो जीव होते हैं वो एकदम कोमल होते हैं, लेकिन उनके जो ऊपर की तरफ एक क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक सख्त आवरण पाया जाता है। ये सब कुछ विशेषताएं हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं संघ मोलस्का को। मोलस्का होता है, ये एक शब्द से बना है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है मोलिस। कौन सा शब्द है? मोलिस। मोलिस शब्द से बना है। और इस मोलिस शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है क्या? नरम, अर्थात मुलायम। अभी आपको बताया है कि जो ये मोलस्का जो संघ के जीव होते हैं ये नरम होते हैं, एकदम मुलायम होते हैं। लेकिन इनके बाहर की तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का सख्त आवरण पाया जाता है जो इनकी सुरक्षा का कार्य करता है। अभी आपको बताया है कि मोलस्का है जंतु जगत के द्वितीय सबसे बड़े संघ है, उनमें से एक है, या हम बोल देते हैं कि ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहले नंबर पे ऑर्थोपोडा आता है जिसमें जंतु जगत की लगभग 2/3 है वो आपकी प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहां पर दूसरा सबसे बड़ा जो संघ होता है वो होता है हमारा मोलस्का। इनका शरीर कैसा है? मुलायम, खंड उपस्थित नहीं है, लेकिन प्राय ये कठोर खोल में सुरक्षित होते हैं। खुद नरम है, मुलायम है, लेकिन पाए किस में जाते हैं? एक कठोर खोल में पाए जाते हैं। और शरीर पर सामान्यतः जो खोल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का खोल पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का खोल कौन से संघ के जीवों के ऊपर पाया जाता है जो उनकी सुरक्षा का कार्य करता है। हमने देखा था कि जो कोरल होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, उनमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और यहां पर भी इनका खोल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। आवास यदि देखें कि ये रहते कहां पर हैं, तो ज्यादातर तो ये कहां पे रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, अर्थात जल में रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ये कुछ मीठे जल में भी रहते हैं,
समुद्र कैसा जल है? खारा जल। और मीठा जल हो गया जैसे नदियों का जल हो गया, तालाब हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मीठे जल के स्रोत होते हैं। और कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो स्थलीय भी होती हैं, लेकिन स्थल पर भी वहां पर पाई जाएंगी जहां पर नमी मिलेगी, जैसे दलदली क्षेत्र वगैरह हो गया है, वहां पर भी ये देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से मोलस्क का जो संघ है उसके जो जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से तो समुद्री जल में, इसके अलावा मीठे जल में भी पाए जा सकते हैं, नदियों में, तालाब में, किसी झील में, इनमें भी पाए जा सकते हैं, और दलदली क्षेत्र में भी पाए जा सकते हैं, नम भूमि में भी पाए जा सकते हैं। अब इसके बाद में यदि इनकी और विशेषताएं देखें तो कौन सी विशेषताएं हैं? अभी आपको बताया शरीर कैसा है? मुलायम, बिना खंडों वाला। और सम्मिति कैसी पाई जाती है इनकी? द्विपार्श्व सम्मिति। द्विपार्श्व सम्मिति को आप बहुत बार नाम सुन चुके हो कि द्विपार्श्व सम्मिति क्या होती है। तो सम्मिति कौन सी होती है? द्विपार्श्व सम्मिति होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर वाले संघों में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सम्मिति द्विपार्श्व ही हो जाती हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है वहां से हमें द्विपार्श्व सम्मिति देखने को मिलती है। मोलस्का के जीव होते हैं उनका भ्रूण होता है वो कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और यह भी आपको पता है त्रिस्तरीय भ्रूण से क्या मतलब है, अर्थात भ्रूण में जो 3 परत पाई जाती हैं और उन 3 परतों के नाम होते हैं एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म और मेजोडर्म। अर्थात एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाई जाती है? मेजोडर्म पाई जाती है। इनका शरीर होता है वो 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। एक हिस्सा होता है इनका सिर अर्थात हेड, दूसरे होते हैं इनके पांव, और बाकी इनके बीच का हिस्सा होता है अंतःस्तरीय, इसे बोलते हैं हम कुकद। अर्थात सिर, पैर और इसके अलावा जो मांसल संरचना बच गई है बाकी की, जो पूरा शरीर है, जो मांसल है, एकदम मुलायम है, वो है आपका अंतःस्तर अर्थात कुकुद। तो ये इनका जो शरीर होता है वो 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल पाया जाता है। त्वचा के बाहर, अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि इनके जो ऊपर की तरफ है कैल्शियम कार्बोनेट का खोल कैसे बनता है। तो जो इनकी त्वचा होती है, इनकी त्वचा होती है, इस त्वचा के ऊपर एक परत पाई जाती है और उस परत को हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इनकी त्वचा के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं, और यही मेंटल परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करती है? स्राव करती है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करती है? आवरण बनाती है। तो त्वचा के बाहर की ओर एक परत पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मेंटल। और ये परत होती है और यही इस खोल का निर्माण करती है। श्वसन यदि इनमें देखें तो मुख्य रूप से तो ये जलीय ही है। तो जल में जब भी श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा होता है। जलीय जीव होते हैं उनमें ज्यादातर में श्वसन किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। और अभी आपको बताया था नम भूमि में है तो उनमें क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं। तो मोलस्का संघ के जो जीव हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? यदि जल में है तो गिल्स अर्थात गलफड़ों के द्वारा, और यदि वो स्थल पर हैं, नम भूमि में पाए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा करेंगे? फेफड़ों के द्वारा करेंगे। रक्त परिसंचरण देखें इनका, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो वो कैसा होता है? खुला होता है। कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला, अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हृदय उपस्थित होता है, लेकिन जो कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं जिनसे आपकी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है, वो उनका क्या होता है? अभाव होता है, और जिसके कारण से जो आपके अंग वगैरह होते हैं वो रक्त में डूबे रहते हैं।
सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा एक इसका एक वर्ग है, जो ये संघ है, संघ के अंदर एक वर्ग है सेफेलोपोडा। उसके अंतर आपका पूर्ण रूप से कहने का मतलब बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? बंद। लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इनमें क्या होता है, आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किनमें? मोलस्का संघ के जीवों। इसके बाद में और विशेषताएं देखें। हाँ, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारे मुख में भोजन को चबाने के लिए क्या पाए जाते हैं भाई? दांत पाए जाते हैं, जिनसे हम भोजन को चबाते हैं, उसको काटते हैं, कुतरते हैं, ये सारे काम हमें करते हैं। इनके मुख के अंदर क्या होता है? भोजन को चबाने के लिए, उसको घिसने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इनके मुख में एक संरचना पाई जाती है, और उस संरचना का नाम क्या है? रेडुला। उस संरचना का नाम क्या है? रेडुला होता है। अर्थात मुख में भोजन को कुतरने हेतु रेडुला नामक एक दंतीय पट्टी, दांतों की जैसे हमारे दांत होते हैं वैसे इनमें एक रेडुला नाम की क्या पाई जाती है? पट्टी पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है कि इनमें भोजन को कुतरने का, काटने का, चबाने का कार्य करती हैं। स्नायु तंत्र, स्नायु या आप समझ लो तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या पाया जाता है? गेंगलिया। अब आपको हालांकि बताया कल भी था, गेंगलिया का मतलब क्या होता है? तंत्रिकाओं का एक क्या हो गया है? समूह है। किसका समूह हो गया है? तंत्रिकाओं का समूह है। एकदम सीधी भाषा में समझे तो तंत्रिकाओं का एक समूह है। और मस्तिष्क भी होता है, वो वास्तव में तंत्रिकाओं का एक समूह है। तो उसी प्रकार से गेंगलिया भी मस्तिष्क जैसी क्या होती है? एक संरचना होती है। तो तंत्रिका तंत्र में गेंगलिया आधारित होता है, अर्थात आपके तंत्रिकाओं का एक समूह पाया जाता है, और अपेक्षाकृत क्या होता है? विकसित होता है, थोड़ा सा अधिक विकसित होता है। यदि हम इनमें उत्सर्जन देखें या निष्कासन देखें तो एक संरचना के द्वारा होता है जिसका नाम है नेफ्रेडिया। यदि आपको याद हो तो हमने एनेलिडा संघ है उसमें भी क्या पढ़ा था? नेफ्रीडिया नाम की उत्सर्जन जो उत्सर्जन में कार्य करने वाली संरचना के बारे में पढ़ा था। कौन से संघ में? एनेलिडा में। और यहां पर भी क्या पाई जाती है? नेफ्रीडिया पाई जाती है। ये एक लिंगी भी हो सकते हैं और उभयलिंगी भी हो सकते हैं, अर्थात एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। नर और मादा अलग अलग जीव में भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं? एक ही जीव में भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों में। भ्रूणीय विकास कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अर्थात अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब हो गया है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब हो गया है कि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा अवस्था उपस्थित, लार्वा अवस्था पाई जाती है। और इसके जो लार्वा होते हैं उन लार्वा का नाम क्या है? यदि हम देखें तो ट्रोकोफोर लार्वा, एक तो लार्वा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा, और एक वेलिजर लार्वा। तो ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा हैं, ये कौन से संघ के लार्वा के नाम हैं? ये हैं मोलस्का संघ के लार्वा का नाम। कौन सा? ट्रोकोफोर और वेलिजर। कौन सा नाम है? ट्रोकोफोर और वेलिजर। कौन से संघ के लार्वा का नाम है? मोलस्का संघ के लार्वा का नाम। हम संघों में कुछ विशेष प्रकार के लार्वा के नाम देखते जा रहे हैं। सिलोम, सिलोम का मतलब होता है गुहा। तो गुहा होती है लेकिन वो कम विकसित होती है। होती वास्तविक गुहा है, अर्थात ये प्रगुह्य जीव हैं, लेकिन ये थोड़ी कम विकसित होती है, थोड़ी आकार में छोटी होती है, लेकिन पाई जाती है। हीमोसिल अर्थात जिसमें रक्त पाया जाता है वह गुहा पाई जाती है, क्योंकि अभी आपको बताया था कि इनमें क्या होता है? आपके खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो पोषण, ये खाना कैसे खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, क्या खाते हैं?
तो अभी आपको बता ही दिया, रेड्यूलर संरचना तो भोजन को कुतरने का कार्य करती है। ये शाकाहारी मतलब पेड़ पौधे वगैरह के जो छोटे मोटे हिस्से होते हैं समुद्र के अंतर्गत, जो शैवाल वगैरह होते हैं उनके छोटे मोटे हिस्से, उनको खाते हैं। मांसाहारी छोटे मोटे कीड़े वगैरह को भी खाते हैं। और परजीवी अर्थात ये सभी प्रकार के होते हैं। कुछ सदस्य शाकाहारी होते हैं, कुछ सदस्य मांसाहारी, और कुछ होते हैं वो दूसरे जीवों के ऊपर भी आश्रित होते हैं, उनके शरीर के ऊपर या उनके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। यदि जनन देखें तो मोलस्का के अधिकांश जीव कैसे होते हैं? अंडज, अर्थात ये अंडे देते हैं। आप जानते होंगे कि जीवों को उनकी संतान किस प्रकार से जन्म दे रहे हैं उसके आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक अंडज और एक जरायुज। अंडज का मतलब ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से क्या निकलती है? संतति निकलती है। और जरायुज होते हैं जो सीधे ही किसको देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। तो ये कैसे होते हैं? अंडज होते हैं, ओविपोरस होते हैं। अधिकतर में कैसा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। ज्यादातर जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन कैसा होता है? बाह्य। जो जलीय जीव होते हैं इसके कुछ सदस्य जलीय होते हैं, ज्यादातर सदस्य जलीय ही होते हैं, उनमें तो पाया जाता है बाह्य निषेचन। सामान्य तौर पर बाह्य निषेचन होने के लिए जल की आवश्यकता होती ही होती है, क्योंकि जो नर होता है वो शुक्राणु और मादा होती है वो अपने अंडाणु कहाँ छोड़ देते हैं? जल में, और बाई चांस वो क्या हो जाते हैं? मिले जाते हैं। इस कारण बाह्य निषेचन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? एक तरीके से हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ खतरा ज्यादा होता है। कोई दूसरा जीव उनको खा सकता है, या वो मिले या नहीं मिले वो एक संभावना बनी रहती है। लेकिन आंतरिक निषेचन इसकी तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है। तो इनमें निषेचन कैसा होता है? जलीय जीवों में तो होता है बाह्य, और कुछ जो स्थलीय सदस्य हैं उनमें कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। लार्वा अभी आपको बताया, ट्रोकोफोर लार्वा और वेलीजर लार्वा। इसके जो लार्वा हैं उनका नाम है ट्रोकोफोर और वेलीजर। यदि इनका आर्थिक महत्व देखेंगे कैसे काम में आते हैं, तो देखो भाई अभी आपको बताया था लाभकारी, देखो कुछ लाभकारी महत्व हैं और कुछ हानिकारक। तो मोती उत्पादन में कौन काम में आता है? ओयस्टर। कौन काम में आता है? ओयस्टर नाम का एक जीव होता है, सदस्य होता है, वो काम में आता है किसमें? मोती उत्पादन में, पर्ल में। सीप और घोंगा भोजन के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। सीप और घोंगा है, इनका उपयोग भोजन के रूप में, सी फूड के रूप में भी काम में लिया जाता है। इनके खोल होते हैं, अभी आपको बताया था कि इनके कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए क्या होते हैं? खोल, और उनसे क्या बनते हैं? घरों के लिए सजावटी सामान बनते हैं। तो इनके खोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और इसके अलावा ये समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? संघ है। तो ये तो हो गए इनके लाभकारी उपयोग। इसके अलावा ये कुछ तरीके से हानिकारक भी होते हैं इसके कुछ सदस्य, जैसे फसलों वगैरह को क्या पहुंचा देते हैं? नुकसान पहुंचा देते हैं। जो स्थलीय जीव होते हैं, जो इसके स्थलीय सदस्य होते हैं, वो क्या कर देते हैं? जो फसल होती हैं उनको क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ जो इसकी परजीवी प्रजातियां, हमने बोला था कि ये शाकाहारी भी होते हैं, ये मांसाहारी भी होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं। तो इसकी जो परजीवी प्रजातियां होती हैं वो रोग भी उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? रोग भी उत्पन्न करती हैं। तो यदि मैं आपको यह बताऊं कि इनके मुख्य मुख्य पॉइंट क्या हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट क्या हैं, तो यहां पर हम देख लेते हैं मुख्य मुख्य पॉइंट। सबसे पहले जो मोलस्का है, क्या है? मोलस्का। इन संघ के जीवों में जो जीव होता है वो तो कैसा होता है? नरम और मुलायम। लेकिन उसके बाहर एक क्या पाया जाता है? खोल पाया जाता है।
किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ खोल पाया जाता है। एक तो ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये समुद्र में भी, ज्यादातर तो समुद्री जल में रहते हैं, मीठे जल में भी होते हैं और स्थल में नमी वाले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। बाकी इनमें एक जो मुख्य विशेषता है कि इनके मुख में कौन सी संरचना पाई जाती है? रेड्यूला नाम की संरचना पाई जाती है, जो भोजन में क्या होती है? काम में आती है, भोजन को काटने कुतरने का कार्य करती है। इसके अलावा एक चीज जो इनकी याद रखनी है वो इनकी लार्वा की अवस्था का नाम याद रखना है। इनमें एक तो होता है ट्रोकोफोर लार्वा, और एक होता है वेलीजर। कौन सा लार्वा होता है? वेलीजर लार्वा। तो ये लार्वा अवस्था का नाम आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि हम और चीजें देखें, सम्मिति इनकी कैसी होती है? द्विपार्श्व सम्मित होती है। इसके अलावा ये कैसे होती हैं? त्रिकोर की होती हैं। इसके अलावा इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है। यह हमें ध्यान रखना है। तो ये मोटी मोटी क्या हो गई हैं बात। बाकी भोजन के रूप में ये शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, परजीवी भी हैं। इसके अलावा जो ओयस्टर है, इसका एक सदस्य है जिसका नाम है ओयस्टर, और ये ओयस्टर है किस चीज के उत्पादन में काम में आता है? मोती उत्पादन में काम में आता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये मोलस्का के बारे में मेन क्या हो गई हैं? बातें हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके उदाहरण। एक तो है घोंगा। घोंगा जिसे हम पाइला भी कहते हैं, यह रहा आपका। और इसके अंदर ये एक मुलायम सा जीव पाया जाता है, स्नेल। क्या पाया जाता है? स्नेल। इसी घोंगा के अंतर्गत पाया, जो आपका शंख वगैरह देखते हो उसके अंदर पाया जाता है। और एक इसका जो सदस्य है आप देख रहे होंगे, इसको जानते होंगे, यह है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, इसके जो ये संरचनाएं आप देख रहे हैं, इसे 8 इनके संरचनाएं निकली हुई होती हैं। तो ऑक्टोपस, इसके अलावा सीप, ऑक्टोपस, घोंगा, ये सारे के सारे जीव हैं वो कौन से संघ के सदस्य होते हैं? ये सारे के सारे आपके मोलस्का संघ के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये हमने एक संघ के बारे में देखा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघ जिसका नाम है आपका क्या? मोलस्का। अब जो आपके नॉन कोऑर्डिनेटर हैं इसमें 2 संघ और बच जाते हैं। एक तो है इकाइनोडर्मेटा और एक है हेमीकोर्डेटा। तो अब हम उनके बारे में देखते हैं। चलो देखा, यहां पर कुछ परीक्षा में काम में पूछे जा सकते हैं, भाई मोलस्का में श्वसन कैसे होता है? यदि वो जलीय जीव है तो गलफड़ों के द्वारा, और अगर स्थलीय है तो कैसे? फेफड़ों के द्वारा होता है। मोलस्का का जो रक्त तंत्र होता है वो कैसा होता है? ओपन टाइप का, अर्थात खुला टाइप का होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। रेडुला क्या होती है? एक मुख में संरचना होती है जो भोजन को कुतरने में काम में आती है। मोलस्का का जो लार्वा होता है ट्रोकोफोर या वेलीजर, खोल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। और यदि आपसे ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप भाई, आपसे पूछ लिया जाए कि मोलस्का में सबसे बुद्धिमान जो जीव है वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑक्टोपस। क्योंकि आपको बताया इनका जो मस्तिष्क है थोड़ा विकसित होता है, मस्तिष्क तो नहीं होता है लेकिन गैंग्लियन नाम की एक संरचना होती है, तंत्रिकाओं का एक समूह होता है, वो विकसित होता है। तो सबसे बुद्धिमान मोलस्क जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? ऑक्टोपस को माना जाता है। यह हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में देखते हैं भाई हम संघ कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। डर्म का मतलब होता है त्वचा। क्या होती है? त्वचा। और इकाइनो का मतलब होता है कांटे। अर्थात इस संघ के जो जीव होते हैं उनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गुण, इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। और इसी के कारण इस संघ का नाम क्या पड़ा है? इकाइनोडर्मेटा नाम पड़ा है। तो इकाइनोडर्म शब्द है, इसका यदि अर्थ हम देखें तो इसकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? कांटेदार होती है। और ऐसे जीव होते हैं वो कौन से संघ में रखे जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा में रखे जाते हैं।
इकाइनोस का मतलब हो गया कांटा और डर्मा का मतलब हो गई है त्वचा। शरीर पर जो कांटेदार त्वचा होती है और साथ साथ में इनमें अंतः कंकाल पाया जाता है। एंडोस्केलेटन का मतलब हो गया है अंतः कंकाल। जो इनका अंतः कंकाल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम की प्लेटों का बना होता है। जैसे हमारी हड्डियां होती हैं उनमें भी मुख्य रूप से कैल्शियम ही पाया जाता है और हमारी हड्डियां भी शरीर के अंदर ही पाई जाती हैं, इस कारण हमारे अंदर भी अंतः कंकाल है। वैसे ही इनका अंतः कंकाल किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम की प्लेटों से बना होता है। लेकिन इनकी त्वचा के बाहर की ओर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, पिछले वाले संघ में हमने देखा था कि उसके ज्यादातर सदस्य समुद्री थे, लेकिन हम यह भी बोल सकते थे कि उसके कुछ सदस्य क्या होते हैं? स्थलीय भी होते हैं, कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। लेकिन एकाइनोडर्मेटा जो संघ है उसके सभी सदस्य होते हैं, सभी सदस्य वो क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, अर्थात समुद्री जल में पाए जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। ये केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, न तो मीठे जल में पाए जाते हैं और न ही स्थल पर पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात है वो ध्यान रखने की है कि इसके जो सदस्य हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो है इनका जलवाहिनी तंत्र। एक इनके पास एक ऐसी पूरा सिस्टम है जिनसे क्या होता है कि जल होता है वो एक गुहा के द्वारा गुजरता हुआ, इनकी भुजाओं के द्वारा गुजरता हुआ आपका बाहर निकलता है, मतलब अंदर प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, जिसे हम बोलते हैं जलवाहिनी तंत्र। और ये इस संघ की क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। जलवाहिनी तंत्र इनकी सबसे विशिष्ट क्या है? पहचान। और ये जलवाहिनी तंत्र है ये इसको किस किस काम में मदद करता है? एक तो चलने में मदद करता है, गति में मदद करता है। इसके अलावा श्वसन में मदद करता है, क्योंकि जल के द्वारा जो घुलित ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? काम में आती है। भोजन ग्रहण करने में भी इनकी क्या करता है? मदद करता है। और किसी सतह से चिपकने के लिए भी इनकी मदद करता है ये जलवहनी तंत्र। तो ये इस संघ की एकाइनोडर्मेटा की मुख्य विशेषता है। एक तो जो विशेषता है कि इनकी त्वचा कांटेदार है, दूसरी इनकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इनमें जलवाहिनी तंत्र पाया जाता है और जिसके द्वारा बहुत सारे कार्य होते हैं वो संपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट भाई देखो, हाँ, इस संघ की एक और विशेषता है, आपको बताया भी गया था पहले, वो ध्यान से सुन लो कि इस संघ में जो लार्वा होता है और एक होती है वयस्क अवस्था। तो जो लार्वा अवस्था होती है वो तो दर्शाता है द्विपार्श्व सममिति। ये ध्यान रखना है, अलग चीज है। कौन सी सममिति दर्शाता है? द्विपार्श्व सममिति। और जो वयस्क अवस्था है वो दर्शाती है अरीय सममिति। कौन सी समिति दर्शाता है? अरीय समिति। अर्थात वयस्क में जो समिति है वो तुलनात्मक रूप से पीछे वाले संघों की है और लार्वा है उसमें समिति है वो उच्च जीवों की है। इसका मतलब यह हो गया कि इसका लार्वा वयस्क से ज्यादा क्या है? आपका विकसित है। यह थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो वयस्क अवस्था में पंचविकिरणीय का मतलब क्या होता है? जैसे वही ये तारा मछली है, ये तारा मछली है। तो इनमें पंचविकिरणीय क्या होती हैं? ऐसे इनमें सममिति पाई जाती है। अर्थात इन 5 तलों से यदि इनको काटा जाए, इन 5 तलों से यदि इनको काटा जाए तो क्या होती हैं? 2 समान भागों में विभाजित हो जाते हैं। इस कारण वयस्क अवस्था में कौन सी समिति पाई जाती है? अरीय समिति पाई जाती है। और लार्वा अवस्था में कौन सी समिति पाई जाती है? द्विपार्श्व समिति पाई जाती है।
तो इसमें ध्यान रखना है कि लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समिति होती है और वयस्क अवस्था में 5 विकिरणों वाली अर्थात 5 तलों वाली कौन सी समिति होती है? अरीय समिति होती है। गुहा होती है वो पूर्ण पाई जाती है अर्थात प्रगुह्य जीव होते हैं। चलने के लिए मूवमेंट के लिए ट्यूब फिट, अभी आपको बताया था, अर्थात इनकी जो ये भुजाएं होती हैं, जैसे इसमें 5 भुजाएं हैं, इनमें से एक ट्यूब निकलती है जो जल वहिनी तंत्र का क्या होती है? हिस्सा, जिसके द्वारा जल बहता है। तो ये जो ट्यूब फिट हैं अर्थात इनकी जो ये भुजाएं हैं इनके अंदर से ट्यूब गुजर रही है, इस कारण इनको बोलते हैं ट्यूब फिट। और ये ट्यूब फिट होते हैं जल वाहिनी तंत्र की सहायता से इनको गति करवाने में सहायक होते हैं, इसके चलने में मदद करते हैं। तो मूवमेंट के लिए ट्यूब फिट पाए जाते हैं। श्वसन होगा वो त्वचा के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, और ट्यूब फिट भी इसमें मदद करते हैं। त्वचा भी काम में आती है, गलफड़े भी काम में आते हैं कुछ जीवों में, और ट्यूब फिट अर्थात जो भी आपको बताया इनकी भुजा के अंदर जो ट्यूब है वो भी काम में आती हैं। रक्त वाहिनी तंत्र अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र बहुत ही सरल और क्या होता है? खुले प्रकार का होता है। कैसा होता है? खुले प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र, स्नायु मतलब तंत्रिका तंत्र, यह वृत्ताकार और विकिरणीय तंत्र होता है अर्थात एक वृत्ताकार संरचना होती है और उससे निकली हुई तंत्रिकाएं होती हैं, विकिरण के जैसे फैली होती हैं। सामान्यतः कैसा जनन होता है? लैंगिक। और सदस्य ज्यादातर कैसे होते हैं? अंडज। हमने मोलस्का में भी देखा है कि ज्यादातर सदस्य कैसे होते हैं? अंडज। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर सदस्य कैसे होते हैं? अंडज होते हैं। सिर होता है वो अविकसित होता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, कुछ वृत्ताकार संरचना पाई जाती है। और इनमें एक क्षमता पाई जाती है पुनरुद्ध भवन की, अर्थात यदि इनका कोई हिस्सा टूट जाता है तो उससे ये नया जीव बने जाता है। जैसे इनमें जो आपकी तारा मछली है, इसमें से यदि एक भुजा टूट जाती है तो एक नए आपके तारा मछली का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती। तो ये सब कुछ हमने देखा है। इसके बाद में यदि इनका पाचन तंत्र देखें तो ये पाचन तंत्र पूरा होता है और पूर्ण विकसित होता है। मुख गुहा से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है और कहां पर जाकर समाप्त होता है? गुदा पर जाकर समाप्त होता है। तो मुख से लेकर गुदा तक पूर्ण रूप से विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। इनका जो मुख होता है, जैसे 2 सतह है, मान लो ये जीव है, तो ये नीचे की तरफ वाली सतह है वो है अधर सतह, और ये ऊपर वाली सतह है ये है पृष्ठ सतह। तो जो इनका मुख होता है वो नीचे की तरफ होता है अर्थात नीचे वाली सतह की तरफ, और जो गुदा होती है ये कहां पाई जाती है? ऊपर की तरफ पाई जाती है। तो मुख होता है नीचे की ओर होता है और गुदा होती है ऊपर की ओर। कुछ वर्गों में गुदा नहीं भी होती, लेकिन होती है तो कहां होती है? ऊपर की ओर होती है। अधिकांश जीव कैसे होते हैं? मांसाहारी या फिर अपघटक, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको तोड़कर क्या करते हैं? उनका उपयोग करते हैं। और फिल्टर फीडर, अभी आप समझ रहे होंगे फिल्टर फीडर क्या है। अभी आपको बताया था इनमें जल वाहिनी तंत्र पाया जाता है। तो जल के अंदर जो भी छोटे मोटे पदार्थ आते हैं, कोई अपशिष्ट आता है, उसको ये छान लेते हैं और उनको पाचन के लिए काम में लेते हैं। तो ये फिल्टर फीडर होते हैं। इनमें पाचन बाह्य भी होता है और आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है, मुख अधर सतह की ओर होता है और गुदा आपके पृष्ठ सतह की ओर होती है। प्रजनन देखें तो अधिकांश एकाइनोडर्मेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी। कहने का मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। ज्यादातर में लैंगिक प्रजनन होता है। निषेचन सामान्यतः कैसा होता है? बाह्य, क्योंकि जल में पाए जाते हैं। और अंडे देते हैं भाई, मोलस्का के जैसे ये भी क्या देते हैं? अंडे। लार्वा अवस्था की जो समिति लार्वा अवस्था पाई जाती है, कहने का मतलब हो गया है कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। कैसा परिवर्धन होता है? अप्रत्यक्ष अर्थात। और इस लार्वा अवस्था में कौन सी समिति? द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। यहां पर देखो ये तारा मछली है और इस तारा मछली पर ये छोटे छोटे क्या निकले हुए हैं? कांटे जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं। तो कौन सी मछली है ये? तारा, क्योंकि तारे के जैसे दिखाई देती है। 5 भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5। और इसकी समिति देखो
तो देखो यहां से इसको बांटा जा सकता है दो समान भागों में। ये देखो दो भुजा पूरी एक आधी, इधर भी दो भुजा पूरी एक आधी। यहां से भी इसको बांटा जा सकता है, यहां से भी बांटा जा सकता है, और यहां से भी इसको बांटा जा सकता है। तो 5 ऐसे तल हैं जहां से इसे दो समान भागों में बांटा जा सकता है। यह है समुद्री अर्चिन। यह क्या है? समुद्री अर्चिन। और यह है क्या? भंगूर। यह है आपकी भंगूर तारा। यह भी तारे के जैसी दिखाई देती है, 5 है, लेकिन ये टूट जाती है, बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बनी होती है। यह है समुद्री अर्चिन। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए हैं? तारा मछली, समुद्री अर्चिन और भंगूर तारा। यहां पर स्टार फिश मतलब तारा मछली, जिसे हम एस्ट्रिएसिस कहते हैं। समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन, जिसे इकाइनस कहते हैं। ब्रिटल स्टार मतलब भंगूर तारा, जिसे ओप्यूरा कहते हैं। और सी लिली मतलब एंटेडोन होती है। तो ये इसके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। तो ये कौन सा संघ हो गया है? इकाइनोडर्मेटा। अब हमारा एक संघ बचता है जिसका नाम है हेमिकोर्डेटा। कौन सा संघ है भाई? हेमिकोर्डेटा। हेमी शब्द है, हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब होता है आधा, और कोर्डेटा का मतलब होता है कोर्डेटा। भाई अगला वाला संघ आएगा कोर्डेटा, जो सबसे विकसित संघ है। अर्थात इसके लक्षण होते हैं वो कुछ लक्षण कोर्डेटा जैसे होते हैं। पहले इस हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा संघ में ही एक उपसंघ के नाम से रखा गया था। पहले इसको कहां रखा गया था? कोर्डेटा संघ में ही। क्यों भाई? देखो कोर्डेटा संघ की सबसे मुख्य विशेषता होती है उसके पास क्या पाई जाती है? नोटोकोर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नोटोकोर्ड। हिंदी में बोले तो पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु। अर्थात जो पृष्ठ सतह होती है वहां पर एक जो दंड जैसी संरचना मतलब एक सीधी संरचना होती है, जिसे हम नोटोकोर्ड कहते हैं। ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। इसके जो सदस्य होते हैं इसमें भी ऐसी ही एक लंबी संरचना थी। कैसी संरचना थी? लंबी संरचना, जिससे वैज्ञानिकों को थोड़ा सा क्या हो गया था? गलतफहमी हो गई थी। वैज्ञानिकों को लगा कि जो एक संरचना इसमें भी उपस्थित है, इसका जो एक हिस्सा होता है, हम देखेंगे कि इसका जो शीर्ष वाला शुंड वाला हिस्सा होता है उसके अंतर्गत एक नोटोकॉइड जैसी संरचना थी। और उस देखो मैं ये आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखो कि ये इसका शीर्ष शुंड वाला हिस्सा, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कॉलर वाले हिस्से में भी एक कैसी संरचना होती है, ऐसे कि जैसे ये रीढ़ की हड्डी हो, नोटोकोर्ड। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको क्या समझ लिया? नोटोकोर्ड समझ लिया। और नोटोकोर्ड समझ लिया तो इसको कौन से संघ में रख दिया? कोर्डेटा संघ में। लेकिन बाद में पता चला कि जिसे हम नोटोकोर्ड समझ रहे थे वो वास्तव में नोटोकोर्ड नहीं है, वो तो एक दूसरी ही संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमोकोर्ड कहते हैं। स्टोमाकोर्ड कहते हैं। और ये कोई वास्तविक आपकी नोटोकोर्ड नहीं होती है। इस कारण वैज्ञानिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बोला कि इसको भाई कोर्डेटा संघ से निकालो और नॉन कोर्डेटा में रख दो। लेकिन फिर भी इसके कुछ लक्षण कोर्डेटा जैसे तो हो ही गए हैं, तो इसको ऐसा मान लिया गया कि ये आधा कोर्डेटा है। कैसा है? आधा। तो देखो भाई यह जंतु संघ है, एक संघ है कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा, उनके बीच के गुण पाए जाते हैं, इसी कारण इसे अर्ध कोर्डेटा भी कहा जाता है। आधा कोर्डेटा कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। हेमी का मतलब आधा, कोर्डेटा मतलब कोर्डेटा। इनके अंदर हेमिकोर्डेटा के शरीर के जो सूंड वाला हिस्सा होता है, और वह इसका कौन सा हिस्सा? कोलर वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा हो गया है? कोलर वाला, ग्रीवा वाला हिस्सा जो होता है, उसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं स्टोमाकोर्ड। कौन सी संरचना पाई जाती है? स्टोमाकोर्ड नाम की एक संरचना पाई जाती है। और
ये एक छड़ी के जैसी संरचना है, अभी आपको दिखाई थी, एक सीधी जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही इनके अंदर ये दिखाई देती है। तो वैज्ञानिकों को कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या है, कि ये तो नोटोकॉर्ड ही है, लेकिन बाद में पता चला ये तो स्टोमा कॉर्ड है। क्योंकि पहले वैज्ञानिकों ने इस स्टोमा कॉर्ड को क्या समझ लिया था, नोटोकॉर्ड समझ लिया था, इसलिए इसे किस में रख दिया था, कौन से में, आधा कॉर्डेट कहा गया, अर्थात इसको पहले कॉर्डेटा संघ में ही रख लिया। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में ही क्या मान लिया गया था, एक उपसंघ, परंतु बाद में नोटोकॉर्ड की अनुपस्थिति के कारण इसे अलग से क्या बनाया गया, एक संघ बनाया गया। इसका एक जो लार्वा होता है जिसे बोलते हैं टोर्नेरिया, इसका जो लार्वा होता है उसका नाम क्या है, टोर्नेरिया। कौन सा लार्वा है, टोर्नेरिया नाम का क्या पाया जाता है, एक लार्वा पाया जाता है। किसमें, आपके जो हेमिकॉर्डेटा संघ है इसका जो लार्वा है वो है आपका टोर्नेरिया। और इकाइनोडर्मेटा का एक लार्वा है जिसका नाम है बाइपिनारिया, इसका है टोर्नेरिया, और इकाइनोडर्मेटा का एक लार्वा है जिसका नाम है बाइपिनारिया। और ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनके कुछ बनावट है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। इस कारण से ध्यान से सुनना है कि इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। किसको, हेमिकॉर्डेटा को। हेमिकॉर्डेटा को इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच की क्या माना जाता है, योजक कड़ी माना जाता है, जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। यदि इनकी कुछ विशेषताएं देखें तो कैसे होते हैं भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात भ्रूण में कितने स्तर, तीन स्तर पाए जाते हैं। परगुह्य होते हैं, मेजोडर्म से बनी हुई असली गुहा पाई जाती है, अर्थात कैसे होते हैं, प्रगुह्य। तो त्रिस्तरीय भ्रूण है, प्रगुह्य हैं। शरीर कैसा है, कृमिनुमा, कृमि का मतलब है कीड़े जैसा, जैसे कीड़े होते हैं वैसा दिखाई देता है। और समिति कौन सी होती है, द्विपार्श्व समिति होती है। इसका शरीर कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, 3। एक होता है प्रोबोसिस जिसे बोलते हैं हम सूंड, एक होता है कोलर, और एक होता है इसका बाकी का शेष हिस्सा, तन, इसका शरीर। शरीर पर एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं हमें क्यूटिकल, क्यूटिकल का एक क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है, गिल्स। रक्त परिवहन तंत्र कैसा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा होता है, बंद परिसंचरण। और इसका जो रक्त होता है वो किसी भी रंग का नहीं होता है, अर्थात रक्त कैसा होता है, रंगहीन होता है। तंत्रिका तंत्र एकदम सिंपल सा होता है, नलिका और धागेनुमा दिखाई देता है, जैसे नलिकाएं निकल रही हैं। पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण होता है, मुख से लेकर गुदा तक पाया जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। लैंगिक जनन, यदि इस मुख्य रूप से कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन। मुख्य रूप से लैंगिक जनन होता है। लिंग कैसे होते हैं, नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग, अर्थात एक लिंगी जीव होते हैं। और इसका जो परिवर्धन होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। और इसका जो लार्वा है उस अवस्था का नाम क्या है, टोर्नेरिया। इसकी लार्वा अवस्था का नाम क्या है, टोर्नेरिया है। विकास अर्थात परिवर्धन कैसा हो गया है, अप्रत्यक्ष हो गया है। और इसके उदाहरण है, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं ये है बेलेनोग्लोकस। क्या है ये, बेलेनोग्लोकस, बेलेनोग्लोकस। और ये उदाहरण और है सेकोग्लोसस, बेलेनोग्लोकस और सेकोग्लोसस। ये दो इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। यहां पर इसका डायग्राम देखोगे तो इसका शरीर है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। प्रोबोसिस मतलब इसका हो गया है सूंड, ये इसका कोलर अर्थात ग्रीवा, और ये ट्रंक है इसका बाकी का शरीर। तो ये बेलेनोग्लोसस है। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो अब तक हमने जो 10 संघ पढ़े हैं
ये सारे के सारे आपके किस में शामिल होते हैं? ये आपके नॉन कोर डेटा में शामिल होते हैं। तो हमने इसका जो एक पार्ट है नॉन कोर डेटा, उसके 10 संघ हैं, उनको कंप्लीट कर लिया है। इनमें कुछ जो संघ हैं उनमें से आपको याद क्या क्या रखना है, उनके कोई लार्वा अवस्था का नाम है तो याद रखना है। इसके अलावा उनकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं वो याद आपको रखनी पड़ेंगी। तो ये सब कुछ आपको बता दिया है नॉन कोर डेटा के बारे में, और बाकी आने वाले 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत हम कोर डेटा संघ को देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो कोर डेटा संघ है उसे हमें क्या करना है, वर्ग के स्तर तक पढ़ना है। कहने का मतलब कोर डेटा जो संघ है, संघ तो है ही है, जब संघ को हम विभाजित करते हैं तो उसके विभाजन से बनते हैं वर्ग। तो कौन कौन से वर्ग होते हैं और उन वर्गों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उनके बारे में भी हमें देखना है। तो उसको वर्ग स्तर तक पढ़ना है। तो आपके 2 या 3 क्लासों के अंतर्गत ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो उन वीडियो को भी आपको जरूर देखना है और चैनल पर लगातार बने रहना है। वीडियो कोई भी आप देखते हो तो उसको पूरा जरूर देखो, जिससे क्या हो कि आपको वो पूरा टॉपिक समझ में आए। आधी अधूरी बात है उसको समझने का कोई फायदा नहीं है। तो इस कारण वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।